अस्सलाम वालेकुम क्लास। इस लेक्चर में हम चैप्टर 6 मर्चेंडाइजिंग एक्टिविटीज में दो मेथड्स कवर करेंगे जो कि रिकॉर्डिंग परचेजेस से रिलेटेड है। यानी कंपनी या कोई भी मर्चेंडाइजिंग कंपनी जब परचेजेस करती है, इन्वेंट्री परचेज करती है, तो वो दो तरह से अपनी परचेजेस या परचेज से रिलेटेड जो डिस्काउंट होता है उसको दो तरह से ट्रीट करती है। एक मेथड कॉस्ट मेथड कहलाता है और दूसरा मेथड ग्रॉस इनवाइस प्राइस मेथड कहलाता है। इस लेक्चर में हम दोनों को डिफरेंशिएट करना सीखेंगे कि दोनों में फ़र्क क्या है, और उसके बाद हम देखेंगे कि इन दोनों की रिकॉर्डिंग किस तरह से होती है। यानी किस तरह से हम डेबिट क्रेडिट एंट्रीज पास करते हैं, अगर हम डिस्काउंट अवेल कर लेते हैं तो क्या होता है, और अगर हम डिस्काउंट अवेल नहीं कर पाते, डिस्काउंट लॉस हो जाता है, तो फिर हम उसकी किस तरह से रिकॉर्डिंग करते हैं। विलियम्स हाका बेटनर की बुक है फाइनेंशियल एंड मैनेजरियल अकाउंटिंग, उसका हम प्रॉब्लम नंबर 6.4 ए कवर करेंगे। सबसे पहले हम क्रेडिट टर्म्स डिस्कस कर लेते हैं कि क्रेडिट टर्म्स क्या होते हैं। यहाँ पे आप देखिए कि ये क्रेडिट टर्म्स दिए हुए हैं 2/10, N/30। इसका मतलब ये होता है कि ये N/30, ये इसको हम नेट 30 कहते हैं। इसका मतलब है कि जब आप क्रेडिट पे कोई भी गुड्स परचेज करते हैं या कोई भी चीज क्रेडिट पे परचेज करते हैं, उधार पे परचेज करते हैं, तो नेट 30 का मतलब है कि 30 दिन में आपने पेमेंट करनी ही करनी होती है। लेकिन ये जो 2/10 है, इसका मतलब ये होता है कि अगर आप 10 दिन के अंदर अंदर पेमेंट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको 2% डिस्काउंट मिलेगा। तो ये क्रेडिट टर्म्स कहलाते हैं। इसकी अगर आप डिटेल देख लें तो ये है 2%, ये दिस 2% रिप्रेजेंट परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट, बाय 10 मींस दिस 10 रिप्रेजेंट नंबर ऑफ डेज डिस्काउंट इज अवेलेबल। यानी कि अगर आप 10 डेज के अंदर अंदर पेमेंट करते हैं तो आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। और N/30 यानी कि अदरवाइज जो नेट पेमेंट है आपको कितने दिन में करनी करनी है, फुल अमाउंट जो है वो, अगर आप 11th से 30th डे के अंदर अंदर पेमेंट करते हैं देन देयर विल बी नो डिस्काउंट। डिस्काउंट कब तक के है, सिर्फ और सिर्फ 10 डेज के अंदर तक का डिस्काउंट है। और 2 का मतलब ये है, दिस 2 रिप्रेजेंट परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट। ये क्रेडिट टर्म्स कहलाते हैं। अब जब कंपनी को क्रेडिट मिलता है अ, और डिस्काउंट भी ऑफर होता है, तो तमाम मर्चेंडाइजिंग कंपनी जो है अपनी इन परचेजेस को दो तरह से रिकॉर्ड करती हैं। एक मेथड कहलाता है नेट कॉस्ट मेथड या नेट मेथड, और दूसरा मेथड जो है वो ग्रॉस इनवाइस प्राइस मेथड कहलाता है, जिसको हम इन शॉर्ट ग्रॉस मेथड कहते हैं। नेट कॉस्ट मेथड में हम क्या करते हैं, परचेजेस आर रिकॉर्डेड एट देयर नेट अमाउंट। नेट अमाउंट मींस नेट ऑफ डिस्काउंट अमाउंट। यानी कि अगर 2% डिस्काउंट मिल रहा है तो जितनी पेबल अमाउंट है उसमें से हम 2% माइनस करके लिखते हैं, नेट ऑफ डिस्काउंट लिखते हैं। और फिर क्या होता है, परचेज डिस्काउंट लॉस्ट आर रिकॉर्डेड व्हेन पेमेंट इज मेड आउटसाइड द डिस्काउंट पीरियड। और फिर अगर हम डिस्काउंट अवेल नहीं कर पाते, फॉर एग्जांपल डिस्काउंटिंग पीरियड है 10 डेज और हम 10 डेज के अंदर अंदर पेमेंट नहीं कर पाते, तो फिर हम परचेज डिस्काउंट लॉस अलग से दिखाते हैं, एज लॉस हम शो करते हैं और सेपरेटली उसको दिखाते हैं। जो दूसरा मेथड है ग्रॉस मेथड, उसमें हम क्या करते हैं, परचेजेस आर रिकॉर्डेड एट देयर ग्रॉस अमाउंट। यानी कि जब हम परचेज करते हैं क्रेडिट पे, तो हम अपना अकाउंट्स पेबल जो है वो फुल अमाउंट पे दिखाते हैं। यानी अगर हमें 2% डिस्काउंट मिल भी रहा है या मिलने वाला होता है तो हम उस पे नहीं दिखाते बल्कि फुल पेमेंट पे दिखाते हैं। और फिर क्या होता है कि अगर परचेज डिस्काउंट टेकिंग आर रिकॉर्डेड व्हेन पेमेंट इज मेड इनसाइड द डिस्काउंट पीरियड। और अगर पेमेंट हम डिस्काउंट पीरियड के अंदर अंदर कर देते हैं तो फिर हम शो करते हैं कि हमने परचेज डिस्काउंट अवेल कर लिया है। दोनों मेथड्स के अपने अपने एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हैं, लेकिन प्रैक्टिकली जो नेट कॉस्ट मेथड है ये ज़्यादा यूजफुल है। उसकी वजह ये है कि ये ज़्यादा यूजफुल इंफॉर्मेशन डिपिक्ट करता है। और दूसरी बात ये है कि अगर आपने किसी भी कंपनी की
बिल्स पेइंग एबिलिटी चेक करना हो, तो बिल्स पेइंग एफिशिएंसी देखना हो, तो फिर नेट कॉस्ट मेथड ज़्यादा यूज़फुल होता है। जो हमारा ग्रॉस मेथड होता है, ये तो बेसिकली किसी भी एंट्री के ज़रिए ये शो ही नहीं होने देता कि आपने या किसी भी कंपनी की जो बिल्स पेइंग एबिलिटी है, वो एफिशिएंट है भी कि नहीं है, क्योंकि ये अमाउंट ही ग्रॉस पे दिखा रहा होता है। तो अब हम एक एक्सरसाइज करते हैं, तो फिर आपको ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। प्रॉब्लम नंबर है 6.4 ए, और ये है आपके एक्सेल शीट पे। हम इसको स्टार्ट करते हैं ताकि इसकी रिकॉर्डिंग इजी हो जाए। सो ये प्रॉब्लम आपके सामने मौजूद है। 6.4 A. Lampiro Appliances uses a perpetual inventory system. The following are three recent merchandising transactions. तीन merchandising transaction है, जून 10 की, 15 की, 20 की। और फिर आपसे कहा गया, आपको इंस्ट्रक्शन दी गई हैं, जर्नल एंट्रीज बनाना है। दोनों मेथड हैं, नेट मेथड एंड ग्रॉस इनवाइस मेथड। दोनों पे हम यहाँ पे कंपेयर करके सेम बना लेंगे ताकि हमें कंपैरिजन इजी हो जाए। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हम कॉस्ट मेथड। तो यहाँ पे हमारे पास नेट कॉस्ट मेथड होगा, और पहला है जो ट्रांजैक्शन है हमारे पास, हम एंट्रीज बना रहे हैं, तो एक कॉलम हम डेट का बना लेते हैं, और हम बना लेते हैं अकाउंट्स टाइटल्स का। एक कॉलम हम डेबिट का बनाते हैं और क्रेडिट का, क्योंकि हमने रिकॉर्डिंग करनी है, जर्नल एंट्रीज लिखनी है, तो यहाँ पे हम उसको देखते जाते हैं साथ साथ। सो पहली ट्रांजैक्शन हम पढ़ते हैं, और पहली ट्रांजैक्शन में हमें क्या दिया हुआ है? पहली ट्रांजैक्शन में 10 जून को ट्रांजैक्शन हो रही है, और लिखा हुआ है परचेज 10 टेलीविजन्स फ्रॉम मिट्सू इंडस्ट्रीज ऑन अकाउंट, यानी उधार पे 10 टेलीविजन खरीदे हैं। इनवाइस प्राइस जो है वो $3 पर यूनिट है, $300 पर यूनिट है, यानी आपने एक जो टीवी परचेज किया है वो $300 का है, और 10 परचेज किए हैं, तो 3 टाइम्स 10 आपके पास 3000 की टोटल अमाउंट आ जाएगी। और यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ भी है फॉर अ टोटल ऑफ 3000, एंड द टर्म्स ऑफ परचेज वर 2/10 नेट 30, यानी 30 दिन में तो पेमेंट आपने करनी ही करनी है, लेकिन अगर आप पेमेंट 10 दिन के अंदर कर देंगे तो आपको 2% डिस्काउंट मिलेगा। सो सबसे पहले हम नेट कॉस्ट मेथड लेके चल रहे हैं, और नेट कॉस्ट मेथड में हम देखते हैं हमारे पास यहाँ पे है डेट जो कि है जून 10, और सबसे पहले हम रिकॉर्डिंग शो करते हैं परचेजेस। तो हमारे पास इन्वेंट्री आ गई है, हम इन्वेंट्री डेबिट कर लेंगे, क्योंकि हमारा परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम है, तो इन्वेंट्री डेबिट हो जाएगा। और हमने ऑन क्रेडिट लिया हुआ है, लिखा हुआ है ऑन अकाउंट, तो हमने क्रेडिट पे लिया हुआ है, तो हम यहाँ लिख देंगे अकाउंट्स पेएबल। तो हमारे पास अकाउंट्स पेएबल क्रेडिट हो गया। अच्छा, अब हमने यहाँ पे अगर आप देखें, तो कितने यूनिट्स परचेज किए हैं? 10 यूनिट्स परचेज किए हैं, और एक यूनिट की कॉस्ट कितनी है? 300। तो टोटल अमाउंट हमारी कितनी हो गई? टोटल अमाउंट हमारी हो गई 3000 की। अच्छा, अब क्योंकि ये नेट कॉस्ट मेथड है, तो इसको हम रिकॉर्ड करेंगे नेट ऑफ डिस्काउंट, यानी कि अगर हमें इस पे डिस्काउंट मिल जाएगा जो कि है 2%, तो 3000 में से हम माइनस कर देंगे 2% ऑफ 3000, जो कि कितना बन जाएगा? 300 बन जाएगा। अगर आप यहाँ पे 2% निकालें 3000 का, तो वो कितना हो जाता है? हम यहाँ पे कैलकुलेट, बल्कि हम कैलकुलेटेड अमाउंट ही लिख लेते हैं। 3000 का 2% जो है वो 60 होता है, तो इसमें से आप अगर माइनस कर दें 60, 3000 में से माइनस कर दें 60, तो नेट अमाउंट कितनी आ जाएगी? नेट अमाउंट आ जाएगी 2940। तो हम एंट्री किससे रिकॉर्ड करेंगे? हम रिकॉर्ड करेंगे एंट्री 2940 से, और बिल्कुल इसी तरह दूसरी तरफ भी हम एंट्री रिकॉर्ड करेंगे
2940 से। सो ये एंट्री आप चेक कर लें। इसमें क्या हुआ, नेट कॉस्ट मेथड है तो हमने इसको डिस्काउंट करके रिकॉर्ड किया है, यानी नेट ऑफ डिस्काउंट रिकॉर्ड किया है पहले दिन ही, जिस दिन हमने एंट्री पास की है। उसके बाद आप चेक करें कि हमारे पास जो दूसरी नेक्स्ट डेट आ रही है, नेक्स्ट डेट को हमने क्या किया है, 15 को सोल्ड वन ऑफ दीज टेलीविजन फॉर 450 कैश, यानी कि हमने सेल्स की एंट्री बनानी है और सेल्स की एंट्री हम क्या बनाएंगे, जून 15 को। जो हमारे पास परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम है उसमें हम दो एंट्री बनाते हैं, एक हम सेल्स प्राइस या रिटेल प्राइस पे सेल्स की एंट्री बनाते हैं और दूसरी एंट्री हम कॉस्ट पे या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की बनाते हैं। तो अब यहाँ पे अगर आप चेक करें तो पहली एंट्री है, आपने जो सेल किया है फॉर कैश किया है, तो आपके पास कैश आ गया 450 का। और ये कैश क्यों आया है, क्योंकि आपने टीवी सेल्स किया है। तो सेल्स की एंट्री पहले बनेगी और कितनी अमाउंट से बनेगी, ये रिटेल प्राइस से बनेगी या जितना आपका रेवेन्यू है, और रेवेन्यू आपका कितना आ रहा है यहाँ पे 450 रेवेन्यू आ रहा है, तो ये एंट्री कितने से बनेगी, ये एंट्री बनेगी 450 से। उसके बाद सेम डे यानी कि जून 15 को ही एक और एंट्री बनेगी, ये जो आपने एक टीवी सेल किया है, टेलीविजन सेल किया है, इसकी एक यूनिट की आपने कॉस्ट भी रिकॉर्ड करना है। और कॉस्ट की एंट्री क्या बनेगी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आप डेबिट कर देंगे और हम क्रेडिट क्या करते हैं, हमने लेक्चर 2 में देखा था, इन्वेंट्री हम क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पे हमने इन्वेंट्री क्रेडिट की और एंड कितने का, एक असल में ये कॉस्ट पे होता है, तो एक की कॉस्ट कितनी पड़ी थी आपको, ये 300 यहाँ पे मौजूद है। तो यहाँ पे इस एंट्री को हम पास करेंगे 300 के हिसाब से। यानी कि परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में एट द टाइम ऑफ सेल्स आप साइमल्टेनियसली दो एंट्री पास करते हैं। पहले एंट्री आप सेल्स की पास करते हैं और दूसरी एंट्री आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की पास करते हैं। क्योंकि हमने जब इसका डिफरेंस किया था लेक्चर 1 में, तो हमने ये पढ़ा था कि जो परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम होता है हर वक्त अप टू डेट होता है, एनी टाइम आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या इन्वेंट्री भी पता चल जाती है। और 20th को क्या हुआ, नेक्स्ट एंड द लास्ट एंट्री जो है वो हम देखते हैं। 20th को आपने paid the accounts payable to Mitsui Industries within the discount period। तो आप देख लें, आपने 10 जून को एंट्री पास की थी, पहली अकाउंट्स पेबल क्रिएट हुआ था और 20 जून को यानी कि ठीक 10 दिन बाद आपने पेमेंट कर दी। 10 विद इन 10 डेज पेमेंट का मतलब है कि यू हैव अवेल्ड डिस्काउंट। सो 20 जून को हमने एंट्री इसकी हम अकाउंट्स पेबल लायबिलिटी क्रिएट की थी, पेमेंट हो गई तो लायबिलिटी खत्म हो गई, यानी कि हम लायबिलिटी डिक्रीज कर देंगे। और जब लायबिलिटी डिक्रीज होती है तो रूल ये है कि हम उसको क्रेडिट पे लिखते हैं, हम उसको डेबिट पे लिखते हैं। तो अकाउंट्स पेबल हमारे पास हो गया डेबिट, और आपके पास से क्या चला गया, आपके पास से कैश चला गया। हमने कैश, और कितनी पेमेंट करनी है ये देखें 2940, और क्योंकि ये नेट ऑफ डिस्काउंट है तो इसमें से हमारे पास डिस्काउंट ऑलरेडी माइनस हुआ हुआ है। 2940 हमने इसकी पेमेंट कर दी। सो ये मेथड था हमारे पास, इसको हमने कहा नेट मेथड है, नेट कॉस्ट मेथड है। और इसको हमने कर दिया डिफरेंट कलर से ताकि हमें ये याद रहे। इसको हम कर देते हैं, सपोज ग्रीन से हमने कर दिया है। और जो हम नेक्स्ट मेथड हम करने लगे हैं, सेम हम रिपीट करने लगे हैं, यही लिखा हुआ है, क्योंकि ये देखिए इसमें नेट कॉस्ट से भी करना है और ग्रॉस इनवाइस प्राइस से भी करना है। तो सेम मेथड हम रिपीट करने लगे हैं ग्रॉस इनवाइस प्राइस से। और सेम हेडिंग होगी, इसमें डेट होगा, अकाउंट्स टाइटल्स होंगे, और एक कॉलम आपका डेबिट का होगा और एक कॉलम आपका क्रेडिट का होगा। इसको हम कर देते हैं किसी और कलर से हाईलाइट, ताकि हमें हम
साथ साथ हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारे पास कंपैरिजन के लिए ये डेटा मौजूद हो। पहली एंट्री हमारे पास है, हमने परचेज किया था, हमने इन्वेंट्री परचेज की थी। कब परचेज की थी? जून 10 को हमने परचेज की थी। तो हमारे पास क्या चीज़ डेबिट हो जाएगी? हमारे पास इन्वेंट्री डेबिट हो जाएगी। और क्योंकि हमने ये उधार पे परचेज की थी तो अकाउंट्स पेबल क्रेडिट हो जाएगा। अब जो ग्रॉस इनवॉइस प्राइस मेथड है वो ये कहता है कि आप इसको नेट ऑफ डिस्काउंट नहीं करेंगे बल्कि ग्रॉस अमाउंट पे। तो ग्रॉस अमाउंट जो हमारी थी, हमने कितने पे परचेज किया था? दिस वन, ये यहाँ पे दिया हुआ है। हमने 3000 से इन्वेंट्री परचेज की थी। तो हम पूरी पूरी अमाउंट विदाउट डिडक्टिंग एनी सॉर्ट ऑफ डिस्काउंट, हम पूरा का पूरा इस पे 3000 से लिख देंगे। अब आप दोनों में डिफरेंस देखिए कि नेट कॉस्ट मेथड में हमने डिस्काउंट माइनस किया है, जबकि यहाँ पे हमने डिस्काउंट माइनस नहीं किया हुआ है, फुल अमाउंट से हमने एंट्री पास कर दी है। सो उसके बाद फिर क्या हुआ? फिर हमने 15 को यूनिट सोल्ड किया है। तो जून 15 को सेम वही बिल्कुल उसी तरह दो एंट्री बनेंगी। एक आपके पास कैश, आपके पास डेबिट हो जाएगा क्योंकि आपने कैश पे सेल्स की है। ये कैश क्यों आया? क्योंकि आपने सेल्स की है सेम अमाउंट से। हमारे पास हमने जो सेल किया है वो 450 का एक यूनिट सेल किया है। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे? डॉलर 450 से एक यूनिट। और क्योंकि परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम है, परपेचुअल में हम हमेशा क्या करते हैं? एक सेल्स की एंट्री बनाते हैं तो साथ ही हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अप टू डेट कर लेते हैं। तो जून जो 15 है उसमें आपने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी अपडेट करनी है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये डेबिट हो गया। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आप साथ साथ रिकॉर्ड करते जा रहे हैं। इन्वेंट्री आपकी कम हो गई और इसको हम किस से लिखेंगे? सेल्स की एंट्री रिटेल प्राइस से होती है और कॉस्ट की एंट्री उसकी कॉस्ट प्राइस से होती है। तो एक टेलीविजन की जो कॉस्ट आ रही है वो कितनी आ रही है? $300 आ रही है। तो फिर हमने ये कॉस्ट पे रिकॉर्ड की है $300 से। और जो डिफरेंस आएगा इन्वेंट्री में वो आपका जो जर्नल एंट्री में डिफरेंस आएगा वो आएगा जब आपने पेमेंट कर दी विद इन डिस्काउंट पीरियड। अब आप यहाँ पे डिफरेंस देख लें। यहाँ पे आपने जब पेमेंट की थी कॉस्ट मेथड में विद इन डिस्काउंट पीरियड, तो आपने सिंपल यही वाली एंट्री को आपने पेमेंट के तौर पे दिखा दिया था। लेकिन यहाँ पे अब क्या होगा? यहाँ पे हम परचेज डिस्काउंट शो करेंगे, अलग से हम दिखाएंगे कि हमने परचेज डिस्काउंट लिया है। अकाउंट्स पेबल आपका कितना था? 3000 का था। तो यहाँ पे हम लायबिलिटी खत्म कर देंगे। अकाउंट्स पेबल हमने पूरा दिखाना है, हमने 3000 का क्रेडिट की डेबिट किया है, लायबिलिटी खत्म की है। और आपके पास से कैश कितना चला गया? अब यहाँ पे कैश आपका पूरा नहीं जा रहा क्योंकि आपने 2% डिस्काउंट अवेल किया है। तो जो डिस्काउंट की अमाउंट है अभी हमने यहाँ पे कैलकुलेट की थी वो थी डॉलर 2940, ये अमाउंट थी। तो हमने इस अमाउंट से यहाँ पे शो किया है। उसके बाद जो रिमेनिंग अमाउंट है वो आपका क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा आपका, आपने डिस्काउंट लिया है तो इसको हम कहते हैं परचेज डिस्काउंट टेकन। यानी आपको डिस्काउंट मिला है। और कितना मिला है? 60 का डिस्काउंट मिला है। तो यहाँ पे हम $60 शो कर देंगे। तो अब अगर आप दोनों एंट्रीज में डिफरेंस देखें तो दोनों एंट्रीज में जो डिफरेंस आ रहा है वो डिफरेंस क्या आ रहा है? एक में आपने जो एंट्री पहली एंट्री बनाई है वो नेट ऑफ डिस्काउंट बनाई है। पेमेंट भी आपने यहाँ पे नेट ऑफ डिस्काउंट ही दिखाई है। अब इसकी जो रिक्वायरमेंट बी है, रिक्वायरमेंट बी में आप चेक करें उन्होंने क्या पूछा हुआ है? अज्यूम दैट Lamprino did not pay Mitsui Industries within the discount period, but instead pay the full invoice price on July 10, यानी एग्जैक्ट 30 दिन बाद 30th डे उन्होंने पेमेंट जो है डिस्काउंट अवेल नहीं किया है और फुल पेमेंट की है। तो अब दोनों सिचुएशन में फुल पेमेंट कैसे रिकॉर्ड करते हैं? यानी नेट कॉस्ट मेथड पे और ग्रॉस इनवाइस प्राइस पे, दोनों पे हमारे पेमेंट जो मेथड है वो डिफरेंट पेमेंट मेथड पे किस तरह से हमारा वो चेंज होगा।
तो वो हम देखते हैं, यानी कि अगर हम इसका पार्ट बी कर रहे हैं और एंट्री बना रहे हैं जुलाई 10 को। जुलाई 10 को क्या हुआ है? फुल पेमेंट है, डिस्काउंट अवेल नहीं किया। अब यहाँ पे अगर आप नेट कॉस्ट मेथड पे चेक करें तो फुल पेमेंट तो हमारी 3000 थी, लेकिन यहाँ पे हमने अकाउंट्स पेबल 2940 लिखा हुआ है, जो कि नेट करके लिखा हुआ है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? अकाउंट्स पेबल लायबिलिटी खत्म कर रहे हैं, तो बिल्कुल अकाउंट्स पेबल हम उतना ही लिखेंगे जितना एक्चुअल था, और वो हमारा अकाउंट्स पेबल कितना था यहाँ पे? अकाउंट्स पेबल हम कितना खत्म कर रहे हैं? 2940 डेबिट हो गया। ये जितनी लायबिलिटी थी उतनी खत्म हो गई, डेबिट हो गया। और असल में हम डिस्काउंट नहीं ले पाए, तो यहाँ पे जब हम डिस्काउंट नहीं ले पाए तो हम यहाँ पे लिखेंगे परचेज डिस्काउंट लॉस्ट, यानी कि अब ये हमारा लॉस हो गया $60 का। अगर हम 10 दिन के अंदर अंदर पेमेंट कर देते तो ये डिस्काउंट हमें मिल जाता, लेकिन हमें नहीं मिला। तो हमारे पास से कैश कितना चला गया? आप सम कर लें तो वो कितना चला गया? 3000 हमारे पास से कैश माइनस हो गया, चला गया। हम माइनस करके दिखा रहे हैं। और अगर हम यही काम ग्रॉस में, ग्रॉस मेथड में लिखें, जुलाई 10 को अगर हमने पेमेंट की है तो हम उसको ग्रॉस में किस तरह लिखेंगे? अकाउंट्स पेबल कितना है आपका? 3000 का है। डे 1 से ही अकाउंट्स पेबल हमने कितना लिखा हुआ है? 3000 का। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे अकाउंट्स पेबल, और हमारे पास से कितने पैसे चले गए? हमारे पास से 3000 चले गए। तो कैश हमारे पास कितना चला गया? कैश हमारे पास चला गया, यहाँ से हम माइनस करके कैश दिखा देंगे 3000। तो ये हमारे दो डिफरेंट मेथड्स थे, दो जो हमारे पास, हम जब हम डिस्काउंट अवेल करते हैं या हमें कोई कंपनी डिस्काउंट ऑफर करती है तो आप दो तरह से अपनी परचेजेस रिकॉर्ड करते हैं। एक तरीका ये होता है कि नेट कर देते हैं, यानी कि आप पहले दिन ही डिस्काउंट वाली अमाउंट माइनस कर देते हैं और आप ये अज्यूम करते हैं कि आप डिस्काउंट अवेल कर लेंगे। और दूसरा मेथड है कि आप उसको ग्रॉस पे रिकॉर्ड करते हैं, यानी आप यहाँ पे डिस्काउंट शो ही नहीं कराते। अगर आप अवेल कर लेते हैं तो शो करा देते हैं, अवेल नहीं करते तो आप शो नहीं करा देते। तो ये देखिए, दोनों एंट्रीज का कंपैरिजन है। और अगर आप कंपैरिजन करना चाहें तो सबसे पहला कंपैरिजन ये है कि जो अकाउंट्स पेबल है, एक में आप नेट डिस्काउंट करके लिख रहे हैं, दूसरे में आप फुल पे लिख रहे हैं, यानी ग्रॉस पे लिख रहे हैं। और जो दूसरा तरीका, ये दूसरा जो डिफरेंस है वो ये देखिए, यहाँ पे अकाउंट्स पेबल की पेमेंट आप पहले ही डिस्काउंटेड दिखा रहे हैं, और यहाँ पे आपने क्या किया हुआ है? परचेज डिस्काउंट अलग से शो किया हुआ है, क्रेडिट पे शो किया हुआ है, क्योंकि ये आपका एडवांटेज हो गया। और जो थर्ड डिफरेंस है, अगर आप टाइम पे पेमेंट नहीं कर पाते तो ये परचेज डिस्काउंट लॉस्ट आपने दिखा दिया, और यहाँ पे आपने नेट पेमेंट दिखाई है, कोई लॉस, क्योंकि आपने डे 1 से परचेज डिस्काउंट लिखा ही नहीं था, तो लॉस भी कुछ नहीं हुआ। यहाँ पे आपने परचेज डिस्काउंट लिखा हुआ था, तो यहाँ पे अब आपको लॉस पे दिखाना पड़ गया। सो ये था आपका, दोनों मेथड के तहत आपने परचेज डिस्काउंट को रिकॉर्ड किया है। अच्छा, नेक्स्ट एंड द लास्ट रिक्वायरमेंट है, अज्यूम दैट यू आर इवेलुएटिंग द एफिशिएंसी ऑफ लैम्प्रिनो बिल पेइंग प्रोसीजर। अब आप ये बताइए कि विच मेथड इज यूजफुल, विच मेथड शोज मोर इंफॉर्मेशन। तो नेट कॉस्ट मेथड इज मोर एफिशिएंट, जैसा अभी हमने पहले डिस्कस किया। क्यों नेट कॉस्ट मेथड मोर एफिशिएंट है? क्योंकि ये बता रहा है कि देखिए 10th को जब इसने एंट्री पास की है तो इसने दिखाया है कि हम 60 का डिस्काउंट ले सकते हैं। और अगर आपने लास्ट में देखें डिस्काउंट लॉस कर दिया है तो इसने दिखाया कि कंपनी की डेट पेइंग एबिलिटी, ये कंपनी ने वो डिस्काउंट लॉस कर दिया, कंपनी बिल पे में एफिशिएंट थी ही नहीं। जबकि ग्रॉस मेथड में आप चेक करें, ये 3000 की अमाउंट आपने ग्रॉस में लिखी थी, और कहीं पे भी अपर मैनेजमेंट को शो ही नहीं किया कि यहाँ पे आप डिस्काउंट अवेल कर भी सकते थे। और जब 10 जुलाई को एंट्री पास की तो 10 जुलाई को भी कहीं पे भी शो नहीं हो रहा कि आपने कोई डिस्काउंट लॉस किया है। तो अगर हम मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो नेट कॉस्ट मेथड जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव है। वो ये दिखाता है कि आपके पास जो आपकी कंपनी की बिल्स पेइंग एबिलिटी है वो अच्छी है या नहीं है, आप डिस्काउंट अवेल कर पाते हैं या नहीं कर पाते। जबकि ग्रॉस मेथड, क्योंकि हम रिकॉर्डिंग ही ग्रॉस पे करते हैं, तो यहाँ पे कुछ शो नहीं हो रहा होता। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस लेक्चर।
नेक्स्ट लेक्चर चैप्टर 6 का लास्ट लेक्चर होगा, जिसमें हम साइमल्टेनियसली परचेजेस और सेल्स की डिफरेंट ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना सीखेंगे. सो दैट्स इट फ्रॉम दिस लेक्चर. टेक केयर क्लास.